अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना हमारे साथ फॉस्फोलिपिड से बनना है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेसिकली उसमें हमारे साथ प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होती है, सी और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। प्रोटीन्स जो है ना दो किस्म की होती है, कुछ एंकर्ड होते हैं जो कि चैनल्स और कैरियर्स काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आइदर साइड पे या अंदर की साइड पे या बाहर की साइड पे पड़े रहते हैं। ठीक है। कुछ जो है लिपिड्स की बात करें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जिनसे बना है ना तो वो दैट इज तो वो बना है फास्फोलिपिड से। अब फास्फोलिपिड जो है ना उसके दो पोर्शन है, एक उसका हेड है और दो उसके टेल्स होते हैं। उसका हेड जो है ना दैट इज पोलर, इट मीन्स दैट इज हाइड्रोफिलिक, और जो टेल एंड है तो वो 2n नंबर होता है, वो अंदर की तरफ लाई करता है, एंड वो जो है ना असल में नॉन पोलर होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। मसल मेम्ब्रेन को एजिनो के मसल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा भी कहते हैं। इज रिलेटिवली परमिएबल टू वाटर, इसमें जो है ना सिर्फ वाटर जो है ना अंदर पास हो सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देख ले तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि एक्वापोरिन 4 क्या है? एक्वापोरिन वाटर चैनल से किस चीज़ में? सार्कोलीमा किस चीज़ को कहते हैं? मसल सेल मेम्ब्रेन को, स्केलेटल मसल की। तो एक्वापोरिन क्या करते हैं, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना इसको इंक्रीज कर देता है। अब अगर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और यूरिया की ट्रांसपोर्ट अगर हम देख लेना तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। एक्वापोरिन्स आर मेनली प्रेजेंट इन किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स एंड रीअब्सॉर्ब वाटर अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच। अच्छा जी, डिस्मोसोम और हेमिडिस्मोसोम्स की बात की है तो डिस्मोसोम जो है ना दे आर पैचेस कैरेक्टराइज्ड बाय अपोज्ड थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स अप टू एडजेसेंट सेल्स। जो दो एडजेसेंट सेल्स है ना उनके बीच में जो टाइट सी कनेक्शन होती है जिसमें दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड किया हुआ होता है उसको डिस्मोसोम कहते हैं। हेमिडिस्मोसोम जो है ना वो दे आर लाइक हाफ डिस्मोसोम, और इसका काम क्या है कि ये जो है ना सेल को बेसल लेमिना के साथ कनेक्ट करते हैं, आर कनेक्टेड टू इंट्रासेल्युलरली बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। ये सेल्स टू द अंडरलाइंग बेसल लेमिना उसके साथ कनेक्ट करते हैं एंड आर कनेक्टेड इंट्रासेल्युलरली टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अच्छा जी, फिर अक्लूडिंग जंक्शन से अक्लूडिंग जो है ना, अक्लूड हम कहते हैं किसी चीज़ की रोकथाम को, तो अक्लूडिंग जंक्शन वो जंक्शन होता है जो अक्लूड करता है, जो फ्लो को स्टॉप करता है। तो एक्चुअली दीज जंक्शंस प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सही है। तो टाइट जंक्शन है ना, टाइट जंक्शन जो है ना दैट बिलोंग्स टू अक्लूडिंग जंक्शन। सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोनूल्स अक्लूडेंस। नीचे जो अंडरलाइन है इसको लिखा है दिस टाइप ऑफ जंक्शन इज प्रेजेंट इन एपिकल मार्जिन ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा, वॉल ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, कैपिलरी वॉल एंड कोराइड प्लेक्सिस। ये जो टाइट जंक्शन है ना ये इन एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। सही है। ये आपको याद होनी चाहिए, एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स इन इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, वॉल ऑफ रेनल ट्यूब्यूल में, कैपिलरी वॉल में और कोराइड प्लेक्सिस में, और ये इन यहाँ से जो है ना आयंस की मूवमेंट्स नहीं होती। अच्छा जी, थाइमिक ब्लड बैरियर जो है ना, ब्लड बैरियर कंटेंट टाइट जंक्शन। जहाँ पे भी ब्लड कोई बैरियर बना रहा हो किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ ना तो वो हमेशा टाइट जंक्शंस की शक्ल में होगा। और टाइट जंक्शंस हमने बता दिया कि वो जंक्शंस होते हैं जिसमें आयंस या मॉलिक्यूल्स की फ्लो नहीं होती। तो टाइट जंक्शंस की और क्या क्या एग्जाम्पल इसमें है? ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड थाइमिक बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर और ब्लड सीएसएफ बैरियर। ये ब्लड के जितने भी बैरियर्स हैं ना दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, दो दैट आर एग्जांपल्स ऑफ टाइट जंक्शंस। अच्छा जी, इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे साथ ऐसे है ना जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से है? तो इसमें वैक्यूल आता है, लाइसोसोम्स आते हैं एंड पैराक्सीसोम्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस आता है। अब अगर हम न्यूक्लियस को देख ले तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को अगर हम देख लेना तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स याद रखें दैट दे आर ऑल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, फिर है कि अगर आप हेमाटॉक्सिलिन और यूसिन स्टैनिंग करें और कोई स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के गिर्द आपको हालो दिखाई दे तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो लाइसोसोम्स होगा। ये सीपीएसक्यू वालों की एक पास पेपर एमसीक्यू है। अच्छा जी, लिपिड स्टोरेज और फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? तो लिपिड स्टोरेज एंड फॉर्मेशन एटमॉस्फेरिक मेम्बर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड स्टोरेज और फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अब पैराक्सीसोम्स की बात करें तो इन्होंने पैराक्सीसोम्स और लाइसोसोम्स को कंपेयर किया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो डिफरेंसेस ये है ना कि दे आर बिलीव टू के पैराक्सीसोम्स की बात कर रहे हैं कि दे आर बिलीव टू बी फॉर्म बाय सेल्फ रिप्लिकेशन। ये जो है ना असल में बनते हैं किस चीज़ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उनसे बड़ा हो जाते हैं या सेल्फ रिप्लिकेशन हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उससे पैराक्सीसोम बनते हैं, ठीक है। और जो लाइसोसोम्स है तो लाइसोसोम्स बन जाते हैं गाल्गी अपरेटस से। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? लाइसोसोम का फंक्शन ये है कि जो मिसफोल्डेड वगैरह प्रोटीन सारा कुछ होती है ना, तो वो लाइसोसोम्स एनगल्फ करते हैं, ठीक है। अब जो है ना पैराक्सीसोम्स में हमारे साथ ऑक्सीडेसिस होती है, जबकि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइसिस होती है। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि व्हेन मोर एनर्जी इज नीडेड बाय सेल व्हाट हैपन्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। जब सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया, एज वी नो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। लेकिन पिछले जो माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए अब वो सेल की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, तो इसको क्या हो जाता है, इसमें एक ऑप्शन ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड तो होते हैं लेकिन बेटर ऑप्शन, बेटर जो चॉइस है ना वो ये होता है कि सेल्फ रिप्लिकेशन इसकी हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्फ रिप्लिकेशन हो जाती है, 1 से 2 बन जाती है। और कौन सा डीएनए इसकी अंदर अपनी डीएनए होती है वो जो है ना इसकी सेल्फ रिप्लिकेशन काज करती है। कार्डियोलेपिन की बात करें, कार्डियोलेपिन क्या है? तो कार्डियोलेपिन जो है ना एक लिपिड है। ये लिपिड कहाँ पे होता है? ये लिपिड जो है ना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कार्डियोलेपिन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन हमने पहले भी बता दिया कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये जो है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड होता है, ये कंटिन्यूस होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है तो वो कंटिन्यूस होती है लेमिना के साथ, ठीक है। अब कहता है कि हेमोटॉक्सिलिन, हेमोटॉक्सिलिन क्या है? ये एक बेसिक डाई है। बेसिक डाई है तो ये एसिडिक चीज़ों को स्टेन करेगा, ठीक है, क्योंकि एसिडिक चीज़ों को बेसिक चीज़ें स्टेन करेगी। अब बेजोफिलिक, स्टेन एसिडिक और बेजोफिलिक, जो चीज़ बेजोफिलिक होगी ना तो वो बेसिक डाई को जो है ना, असल में फिलिक कहते हैं लव को, बेजोफिलिक बेसिक डाई, बेसिक लविंग। तो बेसिक डाई से ये स्टेन होते हैं, बेसिक डाई को ये वो करते हैं, बेसिक डाई से ये स्टेन होते हैं, सही है। और ये जिन स्ट्रक्चर को हम बेसिक डाई या हेमोटॉक्सिलिन जो है ना वो हम किसी स्ट्रक्चर को हम हेमोटॉक्सिलिन से स्टेन कर दे तो वो ब्लू बन जाता है, सही, उसकी कलर ब्लू हो जाती है। अब देखिए एग्जांपल, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने लिखा है कि डीएनए इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो डीएनए है ना, असल में डीएनए हमारे साथ एसिडिक होती है, एसिडिक होती है तो इस वजह से ऊपर हमने बता दिया कि स्टेन एसिडिक, एसिडिक चीज़ें या बेसोफिलिक चीज़ों को हेमोटॉक्सिलिन कैसे ब्लू स्टेन करेगा, तो ये ब्लूइश हो जाती है, सही है। अगर डीएनए को, न्यूक्लियस में डीएनए को हम हेमोटॉक्सिलिन से स्टेन करें तो वो ब्लू दिखाई देगी। अब राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी राइबोसोम बाइंड होते हैं, तो अगर राइबोसोम्स में अंदर जो आरएनए होती है उसको हम हेमोटॉक्सिलिन से स्टेन करें तो वो भी एसिडिक होती है और उस एसिडिटी की वजह से जो है ना ये ब्लू स्टेन करेगी, ठीक है। गोल्गी अपरेटिस की बात करें तो गोल्गी अपरेटिस असल में हमारे साथ हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो ये स्टेन ही नहीं करेगा बल्कि ये जो है ना क्लियर रह जाएगा, ये कलर चेंज नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना हमारे साथ हाई प्रोटीन कंटेंट्स होती है, इस वजह से ये इजिनोफिलिक स्टेन करता है। पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्न की बात करें तो पेरीन्यूक्लियर सिस्टर्न इज बाउंडेड बाय इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूस एट द न्यूक्लियर पोर्स।